नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी। ज्ञान जी, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको कि आपने आज आमंत्रित किया। अभी क्योंकि आपकी सक्रियता हमने बहुत देखी है और अभी भी सक्रिय होंगे, लेकिन अभी क्षेत्र में सक्रिय हैं कि प्रदेश में? देखिए, क्षेत्र में मैं सक्रिय होना चाहूं न चाहूं, क्षेत्र के लोग, ग्रामवासी या ढाणी या कस्बे, वो किसी तरह से मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं और लगातार पीछा करते हैं। रोज 100 से 150 200 फोन आते हैं और वो लगातार कार्यक्रम भी मेरा रखना चाहते हैं, हालांकि मैं जानबूझ करके नहीं दे रहा हूं। प्रदेश हेडक्वार्टर पे हूं, प्रदेश हेडक्वार्टर पे राजस्थान में काफी सक्रिय और साधारण संस्था, सक्रिय संस्था के लिए अलग अलग जिले दिए गए और फिर महुआ नगर पालिका, जहां बहुत विवाद था, वहां का मैं प्रभारी रहा। साल भर से, जब से मैं सांगनेर से नाम वापस लिया था, सबसे बराबर सक्रिय मैं प्रदेश में हूं। जहां प्रदेश में योजना बनती है वहां मैं जाता हूं और पूरी तरह से रिजल्ट भी देता हूं। परंतु क्षेत्र के लोग, वास्तव बात है कि मैं उनको छोड़ना भी चाहूं और मैं उनसे दूर भी रहना चाहूं तो वो मुझे दूर रहने नहीं देते हैं। इसलिए साल में और महीने में लगभग 4-5 दिन या 6 दिन, एक सप्ताह अलवर में से ज्यादा रामगढ़ और रामगढ़ क्षेत्र में मुझे देना ही पड़ता है। जनता और कार्यकर्ता का इतना लगाव, इतनी आत्मीयता है कि वो किसी भी हाल में मुझे छोड़ते नहीं, पीछे नहीं छोड़ते। लेकिन पार्टी नहीं समझ पाई आपकी इस लोकप्रियता को? देखिए, पार्टी में अब मैं व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी करता नहीं हूं, करूंगा भी नहीं। क्योंकि टिकट काटने का जो आपका एक पार्टी ने एक रिस्क उठाया, क्यों कुछ हासिल भी नहीं हो पाया, वहां से बीजेपी को बाहर ही जाना पड़ा, जबकि लगातार 3 बार से आप कब्जा कर रखा था। अब वो कुछ संबंधित नेता इस बात पर रियलाइज कर रहे हैं कि ये गलती हुई, और अब गलती हुई रियलाइज कर रहे हैं तो मुझे इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। और रामगढ़ की जो, श्री रामगढ़ की जो पोजीशन है, वह चुनाव हर एक नहीं जीत सकता। वैसे भी परंपरागत कांग्रेस की सीट रही। एक बार श्री रघुवर दयाल गोयल स्वर्गीय हो गए, विधायक रहे, फिर लगातार मैं 3 बार विधायक रहा, एक बार 400 वर्ष से रहा। वो भी अब श्री जगत सिंह, सन ऑफ श्री नटवर सिंह और जुबेर खां के आपस में अनोने समझौते था, परंतु वो चुनाव भी मैं जीता हुआ मानता हूं। मैं 400 वर्ष से रहा, बाकी तो मैं लगातार वहां जीतता आया पहले चुनाव को छोड़ के। इसलिए वहां की जो क्रिटिकल और वो टिपिकल पोजिशन है मेवात में, और ये बात तय है कि मैं वहां हिंदुत्व के लिए और गौमाता के लिए लड़ता हूं। मेरी काट का वहां सही मायने में एक भी वोट नहीं हो, 2 रुपये जेब से खर्चा नहीं होता, फिर भी जनता मुझे जितवाती है और जनता मेरे साथ रही और है और आगे भी मेरे से लगाव रखती है। इसलिए वहां हर एक जीत नहीं सकता है। जीतने का जो गणित है उसको ठीक से मैंने समझा, स्टडी किया, बारीकी से देखा। जनता में बहुत लगाव है और अब तो मेवात में मैं भी मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं और श्री जुबेर खां और श्रीमती साफिया खान से दुखी है। अगर उनके बयान आपको रिकॉर्ड करके दूं मैं, तो आप आश्चर्य करेंगे कि वो लोग कितना दुखी है। ना तो उनका फोन उठाती है मैं समाज का भी, और ना उनके काम करती है। उनके काम तब भी मैंने किए, मैं, हालांकि मुझे 1-2 वोट छोड़ करके बाकी में वोट नहीं देते थे मेरे समाज। परंतु जीतने के बाद मैं पूरी प्रजा का विधायक, यह सोच के मैं जितना काम हिंदुओं का उतना ही काम मैं मुसलमानों का भी करता आया, इसलिए मेरे से लगाव भी है जी। लेकिन जो जीतने की वजह रही साफिया खान की, उनसे हमारी बात हुई थी, कहती तो यही है कि पूरे टाइम सक्रिय रहती हैं अपने क्षेत्र में? नहीं रहती। आप वहां, मैं आपको 2 फोन अभी मिलवा के दे दूं, मेवों से, हिंदुओं से नहीं, उनसे बात कर लीजिए। वो खुद कहते हैं ना हमारा फोन उठाती है ना हमारा काम करती है, और क्षेत्र में रहती नहीं, बहुत कम रहती हैं। अब जयपुर थोड़ा बहुत अलवर। आपकी जीत का बड़ा कारण ये बताते हैं कि आपने हिंदू मुस्लिम करके वहां पे हमेशा पोलराइज करके चुनाव जीता। असल में सांप्रदायिकता भड़काई श्री जुबेर खान ने। रघुवर दयाल गोयल के सामने कांग्रेस के कैंडिडेट थे 1985 में, श्री सोना अरोड़ा कांग्रेस के कैंडिडेट, और एक बनिया का निर्दलीय रहे
बनिया खां 16,000 वोट ले आए। जुबेर खां जामिया मिलिया से पढ़ के आए, श्री जुबेर खां हमारे प्रतिद्वंदी, उनको लगा कि एक साथ 16,000 वोट पढ़ सकते हैं तो मैं वोट तो ज्यादा कर। तो वहां जाकर के हिंदू मुस्लिम पहला जो काम किया 1990 में वो श्री जुबेर खां ने किया। और जब जीतने के बाद सिर्फ मेवों को संरक्षण देना, मेयर समाज के काम करना, हिंदुओं को अवॉइड करना, हिंदू कांग्रेस नेताओं से भी अभी आपके 2-3 उससे मैं बात करा दूं कि एक भी हिंदू कार्यकर्ता को आगे बढ़ने नहीं दिया। इसने अपना वर्चस्व रखा सिर्फ अपने समाज में, अपने मजहब, अपनी जाति में। जिस कारण से वहां हिंदू नाराज हुए। मुझे अचानक टिकट दिया पार्टी ने, जिस कारण से भी दिया, लेकिन मुझे दिया तो नगर में गोपी गुर्जर, श्री गोपी गुर्जर को 10 मिल। तो उसमें प्रचार तो ये लोग झूठे कम्युनिस्ट और झूठे कांग्रेस करते हैं कि सांप्रदायिकता हिंदू भड़काते हैं, जबकि सांप्रदायिक मजहब अगर है कोई और कट्टर सांप्रदायिकता भड़का करके और कट्टरता के साथ क्रश करना हिंदू समाज को, ये मुस्लिम समाज ने, मेरे समाज ने किया। लेकिन एक बात बताइए मुझे, राजनीति में जीतने के आधार बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोग जीतते भी हैं। क्यों ऐसा हो रहा है राजनीति में अभी कि पोलराइज किया जाता है, सांप्रदायिकता के भरोसे ज्यादा लोगों को ये समझ में आता है कि चुनाव जीता जा सकता है, वहां हिंदू मुस्लिम, जबकि ना हमारा संविधान कहता है, ना भारत की ऐसी संस्कृति है। फिर क्यों किया जाता है? देखिए, हिंदू संप्रदाय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है। आप पत्रकार हैं, आपने स्टडी किए होंगे। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या, हिंदू एक जीवन पद्धति है, जीने का ढंग है, इस लाइफ की अपने एक स्टाइल है। हिंदू में इस समय 5,007 संप्रदाय हैं। संप्रदाय, मत, मजहब, पंथ, रिलीजन, अंग्रेजी। नेहरू परिवार ने इस देश के साथ बहुत बड़ा दाव और दुर्भाग्य के साथ में अध्याय खेला। हिंदू को भी उन्होंने संप्रदाय कह दिया, जबकि मूल संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द है। पंथ, संप्रदाय, रिलीजन, मत, विचार एक बात है। बिल्कुल। इन पंथों को, जो हिंदू धर्म की पंथ है, सिख, जैन, बौद्ध, उनको भी धर्म कहकर के कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने जो नारा पहले दिन से लगाया इस देश में फूट डालने का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। और जबकि माननीय मोदी जी को अब आपने सुना होगा, उनके श्रीमुख से निकला पहले मेरे देश के 125 करोड़ देशवासी हो और अब 130 करोड़ देशवासी हो। अब जब पूरे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एसटी एससी सब आ गया तो 130 करोड़ उन्होंने बोला सब आ गए। फिर अलग से बंटवारा करके, झगड़े खड़े करके, खून खराबा करवा के ये कांग्रेस ने जो खेल खेला और कम्युनिस्टों की स्टाइल पर चले, वामपंथियों की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर एसटी को अलग किया, एससी को अलग किया, ये कांग्रेस ने खेल कर आजादी के बाद तो आर्थिक दुर्भाग्य चल रहा है। तो इसमें क्या गलत कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई? क्या गलत है? माननीय मोदी जी के श्रीमुख से निकलता है, हाँ, मेरे देश के 130 करोड़ देशवासी। इसको कौन गलत ठहरा रहा है? नहीं ठहरा ना। हाँ, तो कांग्रेस भी कभी क्रिटिसिज्म नहीं करते इसकी? सबको अपना अपना आकांक्षा, महत्वाकांक्षा और अपने भावनाएं भड़कने का और भड़काने का अवसर मिला। जी, देखिए, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि 1980 में जब बीजेपी, आप मजदूर संघ में थे, जब से गठन हुआ, स्थापना हुई बीजेपी की, तब से लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, कभी उन्होंने ऐसा, मतलब गांधी परिवार या नेहरू, इतना मैंने कभी नहीं सुना जितना ही 5 साल में हम सुन रहे हैं। ये गांधी और नेहरू परिवार का फोबियो है बीजेपी को कि वास्तव में उनमें कुछ खामियां थी? फोबियो तो उन लोगों को मोदी के नाम का है। जी, तो फिर चर्चा क्यों होती है बार बार? आरएसएस के नाम का। इस बात की चर्चा क्यों होती है बार बार? देखिए, फोबियो तो उनको है कि मोदी जी ने इतना कुछ किया है तो मन से उसकी चर्चा कम और गांधी परिवार की ज्यादा होती है। भाई मरा तो मरा, ये सारे विपक्षी मिलकर के मोदी का बुरा हो चाहे देश का कितना बड़ा नुकसान होगा वो ये नुकसान कर रहे हैं। ये तो इंदिरा गांधी के लिए भी किया था सबने। इंदिरा जी का देखिए समय जो था, उन्होंने कुछ देश के लिए भी सोचा। बांग्लादेश का अलग होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि इंदिरा जी की है, उसकी बड़ाई हमने नहीं की। अटल जी ने तो उनको यहां तक दुर्गा तक कह दिया, एक शक्ति कह दिया। भावुकता में नहीं कहा, सच्चाई में कहा कि उन्होंने देश में कुछ सोचा, पाकिस्तान का बंटवारा किया। जी, लेकिन आपका आज का नेतृत्व तो ये जो पाकिस्तान बोल रहा है जी, श्री राहुल गांधी वो बोल रहे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी वो बोल रही है, लेकिन आज की जो बीजेपी है, आज की बीजेपी कभी इंदिरा गांधी का जिक्र नहीं करती। मुसलमान नेता गुलाम नबी आजाद
और अब अहमद पटेल बोले तो समझ में आता है, लेकिन श्री अशोक गहलोत, श्री राहुल गांधी 24 घंटे शायद अपने ज्योतिबा फुले जो संत हुए हिंदुओं में जिन्होंने सुधार की व्यवस्था की, महिला शिक्षा प्रारंभ की, सावित्री फुले, उनका नाम गहलोत साहब इतना नहीं लेते हैं, भगवान श्री राम का नाम इतना नहीं लेते हैं जितना आरएसएस मोदी। आप कोई उनका स्टेटमेंट चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक प्रवेश का हो, चाहे स्कूलों के प्रोग्राम हो, चाहे मेडिकल के हो, आरएसएस और बीजेपी को तो जी रोएंगे ही। तो इसमें मेरा एक सवाल है, गहलोत साहब तो सार्वजनिक मंच से कहते हैं बात तक कि आरएसएस को, क्योंकि ये सवाल मेरा आपसे इस वजह से है कि आपकी पृष्ठभूमि, आपका जो बैकग्राउंड, आपका उदय राजनीति में हुआ और संघ से हुआ, संघ की इच्छा पे आप राजनीति में आए। यहां एक बड़ा सवाल यह है कि वो साफ कहते हैं, हमेशा कहते हैं, मीडिया के सामने भी कहते हैं, मन से कहते हैं कि आरएसएस को हिडन एजेंडे के रूप में काम करने की क्या जरूरत है, फ्रंट में आना चाहिए। आपका ये जवाब लूंगा मैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान भाजपा के दिग्गज और राजस्थान विधानसभा के पूर्व सदस्य ज्ञानदेव आहूजा जी। आहूजा साहब, मेरा ब्रेक से पहले सवाल था कि आरएसएस पर आरोप है गहलोत साहब का कि हिडन एजेंडे के रूप में काम कर रहा है, फ्रंट में आना चाहिए। ऐसा है कि ये श्री राहुल गांधी के निकट सबसे ज्यादा 3 नेता हैं इस देश में। एक श्री अशोक गहलोत, एक श्री जितेंद्र सिंह, जो भंवर जितेंद्र सिंह के नाम से प्रसिद्ध, हालांकि वो भंवर नहीं रहे, ठाकुर हो गए अब तो। राजपूतों में भंवर का मतलब है दादाश्री जिंदा है और कुंवर का बना का मतलब है पिताश्री जिंदा। इनके पिताश्री जीवित है, दादाश्री ठाकुर जितेंद्र सिंह हो गए। ठाकुर जितेंद्र सिंह है या राजा जितेंद्र सिंह, राजा, पूर्व राजा। लेकिन वो अभी भंवर लगाते हैं, कोई बात नहीं, मेरे मित्र है, निकल नजदीक में जाने। 3 नेता, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री भंवर जितेंद्र सिंह, श्री अशोक गहलोत आरएसएस को सबसे ज्यादा जानते हैं। श्री अशोक गहलोत विद्यार्थी जीवन में संघ की छात्र इकाई एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, लेकिन खारिज कर रहे हैं, वो कभी नहीं रहे इसमें। मैं दावा के साथ कह सकता हूं, जोधपुर के लोगों से गवाह के रूप में, खास इनकी उम्र के लोगों को। और श्री भंवर जितेंद्र सिंह के पिताश्री संघ के कांड से बलिदान हुए। उनकी माता श्री सांसद रही जनसंघ बीजेपी, पहले जनसभा बीजेपी, और ये भी सभी की शाखा में आ चुके हैं। और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी श्री हमारे स्वर्गीय राजमाता सिंधिया के कान, माधवराव सिंधिया बाद में फिर वो आपस में मां बेटे के मध्य अधिकार कांग्रेस में गए, वो अलग बात है, उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं। लेकिन संघ क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, श्री अशोक गहलोत अच्छी तरह जानते हैं, श्री भंवर सिंह अच्छी तरह जानते हैं, श्री भंवर जितेंद्र सिंह भी इतना ज्यादा नहीं बोलते, ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन ये जरूर से ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी की खुशामद में नहीं, लेकिन खुशामद में इतना गिर गए कि वर्तमान में श्री अशोक गहलोत वो अशोक गहलोत नहीं है। मैं विधायक रहा, वो मुख्यमंत्री बने 2 बार। उस समय जो इनका व्यक्तिगत जीवन था, मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा। आज उनका व्यक्तिगत जीवन भी कलुषित है, पारिवारिक जीवन भी कलुषित है और सार्वजनिक तो है ही। आज वो श्री अशोक गहलोत वो नहीं है जो मैंने 2 बार ये मुख्यमंत्री थे, मैं विधायक था। क्या बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव ये देख रहे हैं कि पुत्र मोह में इतना गिर गए कि जोधपुर में अपने लोकसभा में खड़ा किया, हासिल किया हुआ आपने देखा। चलिए, हार जीत होती रहती है, तो किस नेता ने नहीं किया, जिसका भी अवसर मिलता है। आज एक बाकी सांसदों को इतना समय नहीं दिया, खुद ने कहा कि मैं 93 सभाएं ली बेटे के लिए, कहा और किसी लोकसभा में 93 सभाएं नहीं किया, 1 सभा से ज्यादा। देखिए, एक बात बताइए मुझे, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता, उनके बेटे ने चुनाव लड़ा, लेकिन यही बात भाजपा के दूसरे नेता अपने पुत्रों के लिए 7-7 दिन तक कैंपेन करते हैं, पूरे प्रदेश को छोड़ के, पूरे राष्ट्र को छोड़ करके, तो वहां पुत्र मोह नहीं दिखता। देखिए, मैं अशोक गहलोत के लिए कह रहा हूं, बीजेपी में ऐसे नेता अगर हैं जी, तो उसको मैंने कोई बहुत बढ़ाई की, वैसा नहीं है। बात तो आज अशोक गहलोत की आपने की ना, अब जो चिट्ठा खोलेंगे तो बहुत सारे चिट्ठे खोलेंगे। नहीं, उन्होंने तो आरएसएस के लिए कहा कि मूल एजेंडे से, अगर उनका है राजनीति तो राजनीति में आना चाहिए, हिडन एजेंडे के रूप में क्यों काम कर रहे हैं? का पहले दिन से सोच है जी, संघ कुछ नहीं करेगा, संघ का स्वयंसेवक सब करेगा।
और संघ का स्वयंसेवक सिर्फ राजनीति में काम करता है क्या? मैं श्रीमान अशोक गहलोत को चुनौती दे रहा हूँ। संघ का स्वयंसेवक विश्व मिशन में काम करता है, संघ का मजदूर क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ काम करता है। मैंने खुद ने मैं लगभग 2 दशक भारतीय मजदूर संघ का पदाधिकारी। संघ का स्वयंसेवक सेवा भारती में सेवा करता है, संघ का स्वयंसेवक और संस्कार भारती में काम करता है, संघ का स्वयंसेवक किसानों में भारतीय किसान संघ में काम करता है, संघ का स्वयंसेवक अखबार विद्यार्थी में काम करता है। विभिन्न क्षेत्रों में संघ का स्वयंसेवक काम करता है। इसलिए संघ ने पहले दिन तमाम ने बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से कहा संघ का स्वयंसेवक सब करेगा, संघ कुछ नहीं करेगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं, गायों की बात काफी हो रही है, बीजेपी काफी करती है, करनी भी चाहिए, लेकिन आप लोगों के वक्त में, आप तो खुद भी एमएलए थे, कितनी गायों को लेकर के चूक रही। गुलाब चंद जी कटारिया मिनिस्टर थे, 3 साल तक 1 रुपए गौशालाओं में बजट के नाम पे 1 रुपया नहीं गया था, और बाकायदा उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नवलगढ़ से आने वाले विधायक राजकुमार शर्मा ने मामला उठाया और उन्होंने कहा कि साहब मेरा चैलेंज है, अभी यहीं पे 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा, अगर 1 रुपया भी जारी हुआ। तो आपकी पार्टी के 4 लोगों ने कहा साहब 1 रुपया भी नहीं गया। तो गुलाब जी सौग्ध थे, मंत्री थे, वो खुद नहीं देखा उन्होंने कभी कि हाँ पैसा गया कि नहीं गया। गो तस्करी की अगर बात की जाए, आपने कहा कि फर्जी रवन्नो यहां से लेकर के गया, पहलू खा बाकायदा उस पर स्टाम्प, उसको बिल्कुल रवन्ना यहां से कटा हुआ। कोई अगर मेरे कोई गाय लेकर के जा रहा है तो उसका मकसद केवल तस्करी होता है कि उसको ले जाकर के काटना है। पहलू खां उसके भाइयों पर, उसके बेटों पर पहले कुछ भी था, मैं तो उस दिन की बात कर रहा हूँ। ऑलरेडी नूंह थाने में, नौगांव थाने में पहलू खां पर वो तस्करी के केस दर्ज हैं। बिल्कुल होंगे। वो तस्कर वो परंपरागत ट्रेडिशनल है। वहां जब वो गाड़ियां रोकी, पहले एक कैंटर रोकी, उसमें 6-8 गाय थी, उसको कुछ लोग लेकर के सीआई के कहने पर कुछ लोग लेकर के और गाय को लेकर दैनिक गौशाला में गए, और फिर ये दोबारा 2 कैंटर आए, उनको रोका, उनसे पूछा कहां से ला रहे हो, जवाब नहीं दे पाए। कैसे ला रहे हो, क्या रवन्ना वगैरह, रवन्ना झूठा था, कागज झूठे थे। जनता को गुस्सा आया, जनता ने जब पूछा तो उसके लड़के और भाई नहीं भागे, ये हाथ छुड़ा करके भागने लगा। तब जनता को गुस्सा आया और जनता ने योजना पूर्वक मर्डर नहीं किया। मर्डर का मतलब होता है योजना पूर्वक करना। योजना मर्डर नहीं किया तो 4 हाथ पड़े, सदमे में मारा गया, सदमे में आ गया, गिर पड़ा, कैलाश हॉस्पिटल ले गए, बाद में उसकी मृत्यु हुई। तो वो ऐसी पिटाई नहीं हुई, ऐसी चोटें नहीं। आप देखिए मेडिकल एमएलसी देखिए कि उस पिटाई के कारण उसकी मौत हो जाए, उस पिटाई के कारण। और कैसे लोग हादसों में बच जाते हैं। चलिए, तो सदमे में मरा, हाँ, पिटाई करने में। मैं तो एक बात जानता हूं, देखिए साहब, आप जनप्रतिनिधि रहे हैं और आज जनता के बीच में केवल इसी को क्यों सोचा जा रहा है कि गो तस्करों को बचाने के लिए मॉब लिंचिंग लाया गया? मैं बड़ाई करूंगा न्याय लेकिन माननीय न्यायालय मुंशी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के न्यायाधीश का, न्यायालय का, माननीय न्यायाधीशों का सम्मान करते हैं। मजिस्ट्रेट का अशोक गहलोत उनका सम्मान नहीं किया। एडीजे फर्स्ट ने 6 लोगों को बरी कर दिया। इन्होंने तो सबूत के आधार पे करेंगे, एसआईटी की जांच बैठा दी, वो तो सबूत के आधार पे उनके केस खत्म कर दिया। नोक सबूत के आधार पे बरी अदालत तो सबूत के आधार पे करता है साहब। हाँ, तो बरी सबूत के आधार पे, सबूत ही नहीं दिया, सबूत ही नहीं दिया। उन्होंने उस केस को वापस क्यों चलाया, एसआईटी की जांच क्यों बैठाई गहलोत साहब ने? पुलिस पर भरोसा तो मुख्यमंत्री जी का नहीं है, न था। ये जांच एक बार ने 3 अफसरों ने की, पुलिस अफसरों ने। इस जांच को सही क्यों नहीं माना? और फिर एडीजे कोर्ट माने एडीजे फर्स्ट माने डीजे कोर्ट से लोग बरी हो गए। उस पर सवाल नहीं है, डीजे के फैसले पे बिल्कुल भी कोई सवाल नहीं उठा रहा, बिल्कुल नहीं उठा रहा, क्योंकि डीजे तो वही फैसला देंगे जो सबूत लेकर के जाएंगे। हमेशा अदालत के फैसले सबूतों पे होते हैं। बचपन से लेकर तक छोटे बड़े कितने केस बने, मैं उसकी गिनती इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आप टीवी चैनल में बैठा हूँ। झूठे केस बनाए, एम्प्लॉयर से बनाए, मैनेजमेंट ने बनाया। जब मैं लेवल लीडर था, जब मैं विद्यार्थी नेता था, बिल्कुल होंगे, बने, कोई संदेह नहीं। राजनीति में आया तो किसान आंदोलन चलाए, कितने केस बने, पर सबूतों के आधार पे मैं बरी होता गया या गवाह हो गए। ठीक है ना? चलिए, खैर ये विषय इसमें बहुत डिबेट कर चुके हैं। मैं तो छोटे 2-3 सवाल हैं। आपने एक बात कही थी विधायक रहते हुए, जब लास्ट का सेशन विधानसभा का चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि आपने कि राजनीति में आना बहुत बड़ी भूल, और मैं तो सलाह दूंगा कि राजनीति से दूर रहना चाहिए। ऐसा क्यों था? ऐसा कारण कि मैं बहुत भावुक हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक बचपन से हूँ। 8 वर्ष का मैं राष्ट्रीय संगठन संघ की शाखा में गया और श्री गंगानगर स्वयंसेवक बना। तब से लेकर के संघ के विभिन्न संगठनों क्षेत्रों में, संपूर्ण राष्ट्रपति परिवार में, विद्यार्थी परिषद में, हिंदू जागरण मंच में, भारतीय मजदूर संघ में, फिर राजनीति में
राजनीति तोड़ती है, जोड़ती नहीं है, और जोड़ती है और तोड़ती है, जोड़ती नहीं है। और संघ के अन्य क्षेत्र सारे और बाकी भी सामाजिक काम जो समाज की सेवा करते हैं, जो धार्मिक काम वो जोड़ते हैं। अब राजनीति में ज्ञानदेव आ गया तो पलायन तो कर नहीं सकता, तो लोग ये कहेंगे बड़े पीछे हट के नहीं जाना, बड़े जोश में आगे मैदान छोड़ गए, तो मैदान नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं अपने साथी सखियों को कहता हूं कि अभी मेरे पास एक महिला आई चल करके, उसने कहा भाई साहब मैं राजनीति में काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरी सलाह है कि राजनीति में काम न करें, राजनीति में, लेकिन राजनीति अच्छे लोग तो करेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, राजनाथ सिंह कर रहे हैं, अच्छे लोग करेंगे। अब उन अच्छे लोगों में मेरी गिनती है कि नहीं, वो तो जनता की परख है। विपक्ष में भी है कुछ अच्छे लोग, उनमें कुछ लोग अच्छे थे जो चले गए। बहुत अच्छे से ध्यान है कि महबूबा मुफ्ती आरएसएस को लेकर कितनी बार बोला करती थी, लेकिन बीजेपी खामोश रहती थी उस वक्त। देखिए, तो अब क्यों सवाल उठा रहे हैं? देखिए, राजनीतिक रणनीति है, और रणनीति के बतौर कश्मीर में सरकार में घुस करके एक बार सारी डिटेल, सारी विस्तृत जानकारी देनी थी, और शिवसेना हमारे साथ रही। आज अब मेरे भविष्यवाणी सुन लीजिए, मैं एक संत स्वभाव का कार्यकर्ता हूं राजनीति में, तो कुछ संत स्वभाव का कोई स्वार्थ नहीं है। शिवसेना अगली बार, जैसे कांग्रेस को मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था मुंह पर, अशोक गहलोत साहब को, आपकी सीटें आ रही 25, और शायद 25 भी ना आए तो 21 आई। पहले दुर्मिया को मैंने 45 सीटें लिखा था पिछली बार, और 21 आई। ऐसे ही राजनीति में 21 का आंकड़ा भी शिवसेना पार नहीं कर पाएगी। महाराष्ट्र में 19 सीटें आएंगी। आज बहुत लंबा टाइम है, तो 4 साल के 4.5 साल का वक्त पड़ा है। देने लगती, चुनाव हुआ 1 साल हो गया। ये 2019 आप लोगों के लिए बहुत खराब रहा। जो गलतियां हुई हैं, हाँ, उन गलतियों को, और कॉन्फिडेंस भी रहा थोड़ा बीजेपी का, और कॉन्फिडेंस रहा, वर्किंग में कुछ मेथड में कमी रही, तब उस पर ज्यादा, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। बहुत सुलझे हुए, बहुत समझदार, दूरदृष्टा है सारा केंद्र की। दोनों नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान अभी तक तो हैं, आगे दूसरे चुने जाएंगे, शायद जेपी नड्डा साहब भी चुने जाए, माननीय मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, गडकरी साहब, प्रकाश जी जावड़ेकर, इसलिए सुलझे हुए दूरदृष्टा वाले नेता हैं। पूरी टीम अपने आप में क्रीम है, टीम अपने आप में क्रीम है, और निर्णय लेने में सक्षम है। ये जो गलतियां हुई हैं, इनको आगे दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे। इन्हीं प्रांतों में दोबारा बीजेपी आप देख लीजिए, बड़ी बात नहीं। एक चर्चा यह है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को अब बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। केंद्रीय नीति है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं। ऐसे किया हुआ है क्या? वैसे नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। वो अपने, मैंने पूछा था उनसे व्यक्तिगत रूप से, तो उन्होंने कहा भी ऐसा है, सत्ता में रहने पर जो घर परिवार के कुछ काम है वो पेंडिंग होते, मैं उनको निपटाने में लगी हूँ, ये उन्होंने उत्तर दिया था। और बाकी संबंध में उनको आगे किया जाएगा, पीछे किया जाए, ये केंद्र की योजना होगी, प्रदेश की नहीं है। तो प्रदेश के किसी नेता ने तय करना, न आपने तय करना, हमने तय करना, ये केंद्र की है योजना। आगे वैसे मुझे लगता नहीं वसुंधरा जी को रोक किया जाएगा। छोटे छोटे से 2 सवाल है मेरे। एक तो यह है कि राजनीति में अब तक का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और दूसरा सवाल है कि अभी आप कर क्या रहे हैं, किस भूमिका में है? उपाध्यक्ष भी हैं, लेकिन आपका अपना एक काम होता है। अभी मुझे राष्ट्रीय प्रतिनिधि और बनाया है। प्रांत में भारतीय जनता पार्टी या केंद्र ने मुझे प्रसन्नता है, मेरी कोई अपेक्षा नहीं हो रही है। अभी राष्ट्रीय प्रतिनिधि मुझे एक लोकसभा से एक होता है, तो अलवर लोकसभा से अच्छे कार्यकर्ता नेता बहुत हैं वहाँ, उन सब में मेरे को राष्ट्रीय प्रतिनिधि बनाया गया है। और मैं पूरी तरह सक्रिय हूँ, और सक्रियता के साथ अपना पार्ट प्ले करता हूँ, और प्रांत का उपाध्यक्ष हूँ। नई कार्यकारिणी बनेगी तो क्या स्थिति रहेगी, क्या परिस्थिति रहेगी, तो भी मैं संतुष्ट हूँ अपनी वर्तमान वैक्यूम। लेकिन राजनीति का ऐसा एक्सपीरियंस है, बस ये आखिरी सवाल आपसे मेरा। राजनीतिक एक्सपीरियंस, मैंने कहा ना कि राजनीति में वैसे तो अच्छे लोगों की जगह है नहीं, पर अच्छे लोगों को इसलिए आना चाहिए कि राजनीति में शुद्धता कैसे आएगी, अच्छाई कैसे आएगी, बरमानसियत कैसे आएगी। अगर सारे बुरे लोग होंगे तो जो कांग्रेस ने लूट की 10 साल में, सरदार मनमोहन सिंह जी के शासन में जो लूट की, लूट कर छोटे डाका जनी भाई की भाई सेना बनी। इस देश में यह भी होता है, जनता ने सलाह करती है। लेकिन जिन मुद्दों को आप लोगों ने बनाया तो एक एक करके बरी हो गए आपकी सरकार आने के बाद भी, फिर क्या मुद्दे रह गए? कोर्ट का सम्मान करते हो तो फिर उस बात को रहना चाहिए। बरी तो मैं भी हो गया, मेरी एसडीएम से दोस्ती हुई थी 1993 में पहले चुनाव में, कई केसों में। बरी तो इसलिए हो गए कि उस समय के जो कर्मचारी अधिकारी, उनके समय के ही सारे फिट थे। जी, तो सरकार तो आपकी है, अब सरकार हमारी है, लेकिन फाइलें तो बोलती हैं। जैसे आपने पहलू वाले मैटर में कहा ना, हाँ, कि भाई पुलिस की जांच पर, गवाह और सबूत पर
कोर्ट करता निर्णय। तो चलिए, आपने सुना ज्ञानदेव जी आहूजा साहब को। बेबाक टिप्पणी करने के लिए, बेबाक और बेधड़क कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, एक दबंग नेता के रूप में जाने जाते हैं और जहां भी हैं वो बिल्कुल बिंदास रहते हैं और अभी राजस्थान में प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका में है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ इतना वक्त दिया और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।